एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी ऑफ बिहार कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड बिहार, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन बिहाराज वर्ड से होता है, जिसका मतलब है बौद्ध संतों के रहने वाला जगह, रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। लेकिन ये जो वर्ड बिहार है, ये राज्य को कब बोला जाने लगा? तो ये 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार राज्य को बिहार नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि वराह पुराण में कीकत नाम के जगह को अपवित्र रूप से माना गया है, और आज के डेट में जो तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि गया, पुनपुन, राजगीर, इन सभी जगहों को पवित्र जगह के रूप में वराह पुराण में दर्शाया गया है। क्लियर? 6ठी शताब्दी में कुछ महाजनपद हुआ करते थे। ये देखो, टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। अंग, असाका, अवंती, चेदी, गांधारा, काशी, कंबोजा, कोसाला, कुरु, मगधा, मला, मत्स्य, पंचाला, सुरसेन, वृजी और वत्सना। इस इंडिया के मैप में इन सभी 16 महाजनपद को लोकेट किया गया है। क्लियर? ये बेसिकली हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन इसको पॉलिटी में हम लोग रेफरेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। अब इन 16 महाजनपद में से मगध सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद माना गया था। आज के डेट में जो पटना और गया है, वही मगध का पोर्शन कवर करता था, और इसका अर्लियर कैपिटल था राजगृह, या उसी को गिरिवराज के नाम से भी जानते थे। आज क्या है? बिहार है, बिहार स्टेट है, उसका राजधानी पटना है। क्लियर? लेकिन उस समय क्या था? मगध महाजनपद था। ठीक है, विच कवर्ड द डिविजन्स ऑफ पटना एंड गया, और उसका कैपिटल था राजगीर और गिरिवराज। क्लियर है? इसी तरह जो अंग महाजनपद था, वो आज के डेट का भागलपुर और मुंगेर डिविजन्स को कवर करता था, और कुछ पार्ट्स झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर करता था, ये अंग महाजनपद। फिर आते हैं भज्जी। यह जो महाजनपद था, वो 8 गणतांत्रिक कबीला का समूह था, जो कि गंगा नदी के नॉर्थ में लोकेटेड था, और इसका कैपिटल राजधानी क्या था? वैशाली। क्लियर? और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक स्टेट था। ठीक है, विश्व का सबसे पहला गणतांत्रिक क्षेत्र अगर कोई था तो वो भज्जी संघ वैशाली था। क्लियर? मल्ला महाजनपद जो है, ये भी गणतांत्रिक कबीला का समूह था, जो कि ईस्टर्न यूपी में लोकेटेड था, और इसके 2 राजधानी थे, कुशीनारा और पावा। क्लियर है? अब देखते हैं किस तरह से बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये तीनों विभाजित हुए। एक समय में ये तीनों ही राज्य एक ही प्रोविंस कहलाते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उसमें डिविजन्स हुआ। क्या हुआ कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जहां पर जो ब्रिटिश के राजा थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने ये घोषणा की बिहार और उड़ीसा वाले पोर्शन को बंगाल से हटाकर एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जिसका हेडक्वार्टर पटना रहेगा। क्लियर है? उन्होंने क्या घोषणा किया कि बिहार और उड़ीसा वाले पोर्शन को बंगाल से हटाकर एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जिसका हेडक्वार्टर पटना रहेगा। क्लियर? और 22 मार्च 1912 को फिर फाइनली बिहार का राज्य जो है उड़ीसा के साथ साथ बंगाल से सेपरेट होकर एग्जिस्टेंस में आ गया।
इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। क्लियर। और चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है, ये जो थे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, किसके? ज्वाइंट बिहार और उड़ीसा के। क्लियर है। उस समय जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 43 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में टोटल मेंबर कितने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बिहार? 75, ठीक है, 75, जिसमें से 63 जो है वो चुने जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर। पहला सिटिंग जो था इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 20 जनवरी 1913 को कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ? 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग बाइकैमरलिज्म शुरू हुआ, यानी 2 सरकारें रहेंगी, केंद्र में अलग और प्रोविंसेस में अलग। सेंटर में फेडरल असेंबली रहेगा, जबकि स्टेट में स्टेट काउंसिल रहेगा। क्लियर। जो कि बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्ट होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में तब्दील हो गया। अब इसी एक्ट के तहत डायरची सिस्टम लागू हुआ, दैट इज द्वैध शासन, जिसमें कि 2 कैटेगरीज में पूरे प्रशासन को विभाजित किया गया। एक होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो गवर्नर होगा वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स अपने पास रखेगा और उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से उस पर गवर्नर कानून बनाएगा, जबकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज हस्तांतरित वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उस पर गवर्नर कानून बनाएगा। इस पर भी गवर्नर कानून बनाएगा, लेकिन वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मदद लेगा। ठीक है। जो काउंसिल प्रोविंसेस में प्रेजेंट है, उनसे हेल्प लेकर तब उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनेंगे। क्लियर। अब बिहार का जो इंडिपेंडेंट स्टेट बना, इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं कि ज्वाइंटेड स्टेट ऑफ बिहार और उड़ीसा जो बना, तो लेफ्टिनेंट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले गवर्नर चुने गए। क्लियर है। और वहां जो हम लोग देखे थे चार्ल्स बेली, वो कौन थे? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा के, याद रहेगा। ये जो एसपी सिन्हा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो गवर्नर थे, पहले गवर्नर ज्वाइंटेड प्रोविंस के, और चार्ल्स बेली लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ज्वाइंटेड प्रोविंस के। ठीक है, बिहार और उड़ीसा। क्लियर। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा एक्ट्स को देख लेते हैं। क्लियर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, ये पहला एक्ट था जो कि लाया गया था पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए। ठीक है, मतलब जो संसद का कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल रह सके, क्योंकि कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा मनमानी कर रही थी, और ब्रिटिश हुकूमत जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई थी, तो ब्रिटिश संसद का बहुत सारे नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसीलिए उन पर डायरेक्ट कंट्रोल लगाने के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। अब कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन भी किया गया। क्लियर। पहला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर्स थे। इन 24 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता था, ठीक है, जो कि भारत में कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष होता था। क्लियर। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक चला था। इनके जो अधीन थे वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर और प्रेसिडेंसीज अब इनके अंदर ही काम करेंगे, ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया गया था। अब इनके लिए जो है, इनको काम में सहूलियत मिले, इसीलिए एक काउंसिल का भी गठन किया गया। दैट मीन्स जो डिसीजन होगा वो ग्रुप द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, 4 सदस्य होंगे प्लस एक गवर्नर जनरल, यानी टोटल 5 होंगे, और जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। ठीक है, बहुमत से लिया जाएगा। और इसमें अगर टाई हो जाता है डिसीजन में, तो गवर्नर जनरल का जो मत होगा, ठीक है, उनका जो डिसीजन होगा वही निर्णायक होगा, फाइनल होगा। क्लियर है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत
सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो न्यू दिल्ली में है, क्लियर है। लेकिन सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, जो कि बाद में शिफ्ट किया गया दिल्ली में, ठीक है। तो पहला चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो पहला चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के एलिजा एम्पे, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अब ये क्या था? इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि इसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया, और यहां पर अब एक नया बोर्ड का गठन किया गया, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर दिया गया कि यह गवर्नर को बना और हटा सकते थे, क्लियर। अब इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया, ठीक है। कैसे बढ़ा दिया गया? तो उनके जो काउंसिल में सदस्य थे उनका नंबर घटाकर पहले 4 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल होते थे, यानी टोटल 5। अब क्या किया गया कि 3 सदस्य प्लस 1 गवर्नर जनरल रखा गया, यानी टोटल 4। तो अब क्या होता था, कोई भी डिसीजन लेना होता था तो गवर्नर जनरल को बस 1 और सदस्य का निर्णायक मत की समर्थन की आवश्यकता होती थी, क्लियर, ठीक है ना। तो अपना डिसीजन वो अपने दूसरे मेंबर पे भी इम्पोज कर सकते थे, ठीक है, थोप सकते थे। नेक्स्ट आया अमेंडमेंट बिल 1786, जो कि रिलेटेड था लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति के रूप में घोषित किया गया। अब इसमें गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दिया गया कि परिषद के निर्णय, यानी जो काउंसिल डिसीजन लेता है उसको रद्द भी कर सकता है गवर्नर जनरल, क्लियर है। तो ये बेसिकली इसमें 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वही सब प्रावधान थे, बस थोड़ा बहुत पावर और ज्यादा बढ़ा दिया गया गवर्नर जनरल को, और इसमें वो मेंबर के जो डिसीजन है उसको खारिज यानी रद्द भी करने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे, क्लियर। नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन और 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद जो भी चार्टर हम लोग देखने वाले हैं उन सभी में लगभग सभी में कंपनी का शासन जो है नेक्स्ट 20 इयर्स बढ़ते चलते जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ इस एक्ट के तहत कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बॉम्बे और मद्रास को सुपरवाइज करने का अधिकार मिल गया। पहले एक्ट में हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, कि उसमें भी जो है बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन जो है वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर और प्रेसिडेंसीज होंगे। अब इस एक्ट के तहत वो लोग तो इनके अधीन होंगे ही, साथ साथ ये पूरे प्रोविंस यानी बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस को सुपरवाइज यानी एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते थे। नेक्स्ट आया चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। अब फिर कंपनी का शासन और 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, बीपीएससी के पीवाईक्यू में और अदर स्टेट पीवाईक्यूज में, कि कौन से एक्ट के तहत कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है उसे खत्म किया गया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो ये इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि इसी एक्ट के तहत जो है व्यापारिक अधिकार जो था कंपनी का वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। मतलब अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार नहीं रहेगा व्यापार पे, और दूसरे कंपनी भी आकर यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन टी और चाइना पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वर्चस्व बना रहेगा, क्लियर, मोनोपोली बना रहेगा। इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान कंपनी द्वारा इसी एक्ट चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया, ठीक है। और तो और क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने की छूट की अनुमति जो है वो भी इसी चार्टर एक्ट 1813 में मिला, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज हुए चार्टर एक्ट 1813 में। कौन कौन से? एक तो ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ एक्सेप्ट चाय और चाइना के साथ छोड़कर। दूसरा, एजुकेशन पर जो है 1 लाख का एक्सपेंडिचर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तीसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को आकर यहाँ पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने की छूट मिल गई। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833, इसमें भी फिर से वही कंपनी का शासन फिर 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। अब इसमें क्या हुआ इम्पोर्टेंट कि ट्रेड मोनोपोली
पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। ठीक है, कंपनी का जो मोनोपोली था हर सेक्टर में, हर सेक्शन में, ठीक है, पहले से तो समाप्त था ही, लेकिन अब जो चाय और चाइना, इन दोनों पर जो कंपनी का एकाधिकार था वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, और तो और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जाति वर्ग के आधार पर, ठीक है, जो सरकारी नौकरी में चयन था उसको भी समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि कास्ट और क्लास के आधार पर जो है गवर्नमेंट जॉब मिलता था। ठीक है, लेकिन यह प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट था बहुत इंपॉर्टेंट कि इसी एक्ट के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, यानी बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल होते थे अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगे। और हमने ये पहले भी हिस्ट्री में देखा हुआ है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक, राइट। अब इसी 1833 एक्ट के तहत क्या हुआ, एक नया लॉ मेंबर काउंसिल में जोड़ा गया और पहला लॉ मेंबर कौन थे? मैकाले। ठीक है, और मैकाले के पास ये पावर था कि जो है ये एडवाइस तो दे सकते थे लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं था काउंसिल में। ठीक है, और जो एडवाइस देते थे वो भी गवर्नर जनरल के लिए बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लॉ मेंबर एडवाइस देगा वो गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1833 एक्ट के तहत ही जो है 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने जो है स्लेवरी सिस्टम, दास्ता प्रथा को समाप्त करा। क्लियर। अब इसमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, ठीक है, जो कि कब लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान। तो इसमें अब नंबर ऑफ मेंबर्स को 24 से घटाकर 18 कर दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर, कि 1853 चार्टर एक्ट के तहत ही जो है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ट्रेंड शुरू किया गया। ठीक है, जो आज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो ये परीक्षाओं का शुरुआत जो है चार्टर एक्ट 1853 के अंदर ही शुरुआत किया गया। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत जो है लॉ मेंबर जो थे उसको भी पूर्ण दर्जा दे दिया गया। दैट मीन्स अब वो जो है वोट भी कर सकते थे और एडवाइस भी दे सकते थे काउंसिल में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या हुआ, कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश। अब जो है कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड से। ठीक है, और इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि को भेजेगा और उसके तहत जो है ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड में बैठ के इंडिया पे शासन करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। बताओ। नेक्स्ट, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1857 की जो जबरदस्त क्रांति हुई थी ना, उससे ब्रिटिश क्राउन को एक सबक मिला था कि ऐसे ही भारत का प्रशासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको और ज्यादा रेगुलेट करने के लिए, और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रोविजंस था उसको समाप्त कर दिया गया। स्वाभाविक है, ये सभी प्रोविजंस जो थे वो कंपनी के कंट्रोल, मतलब कंपनी को लगाम लगाने के लिए दिए गए थे। अब जब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो स्वाभाविक है उनके जो सहायता करने के लिए प्रोविजंस होंगे वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। क्लियर है। अब ब्रिटिश क्राउन भारत में किस प्रतिनिधि को भेजेगा? तो उस प्रतिनिधि का पोस्ट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, तो भारत सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होगा। ठीक है ना, तभी तो ये सही से रिपोर्टिंग दे पाएगा इंडिया के बारे में। किसको? ब्रिटिश क्राउन को, पार्लियामेंट में। क्लियर है ना। अब इसकी सहायता के लिए कोई होना चाहिए ना, बेचारा अकेले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर नहीं पाएगा सब कुछ, तो उसकी सहायता के लिए 15 मेंबर्स का एक इंडियन काउंसिल गठित किया गया। क्लियर, भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब इसके खर्चे कौन देखेगा, भारत या इंग्लैंड? अब इंग्लैंड इतना बेवकूफ तो है नहीं कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो अपने जेब ढीली करे, तो
इसके जो भी ऑफिस का खर्च होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस का खर्च होगा, वो भारत से ही वसूला जाएगा। किस चीज के रूप में? तो होम चार्जेस के रूप में। ठीक है, तो होम चार्जेस कहकर जो है वो अपना खर्चा भारत से ही निकलवाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? गवर्नर खत्म हो गया, गवर्नर जनरल खत्म हो गया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। तो अब गवर्नर जनरल का क्या काम? तो अब आ गया वाइसरॉय। अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा है इंडिया पे, तो नाम भी तो राजशाही होना चाहिए ना, है कि नहीं? पोस्ट। तो अब क्या हो गया? अब रॉयल वाइसरॉय। चार्जेस ले लिए उन सभी गवर्नर जनरल के पावर्स का। ठीक है, और पहले वाइसरॉय कौन बने भारत के? लॉर्ड कैनिंग। अब कैनिंग का तो प्रमोशन हो गया, है कि नहीं? कहाँ वो गवर्नर जनरल थे 1857 क्रांति के दौरान। अब उनका प्रमोशन हो गया नए पोस्ट वाइसरॉय पर। अब नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ठीक है, अब क्या हुआ? इस एक्ट के तहत फिर से एक लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब इस बार कौन थे? वाइसरॉय। गवर्नर जनरल तो चले गए, है कि नहीं? उनका पोस्ट तो खत्म। तो अब क्या हो गया? अब ये लॉ मेंबर की जो नियुक्ति हुई उसमें क्या हो गया? टोटल 6 सदस्य हो गए, 5 मेंबर रहेंगे प्लस एक वाइसरॉय खुद रहेगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1861 की एक्ट के तहत विधानसभा की स्थापना करने की प्रावधान की गई। ठीक है, लेकिन उस समय इसको विधानसभा के नाम से नहीं बल्कि प्रोविंशियल काउंसिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वाइसरॉय को अपने काउंसिल में नियुक्ति करने का भी अधिकार मिल गया कि वो जो है कार्यों में खुद की सहायता के लिए 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते थे। सिर्फ यही नहीं, वाइसरॉय को और ज्यादा पावर दिया गया कि वो जो है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो निर्वाचन सिस्टम दैट इज इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत जो है वो इसी एक्ट के तहत हुई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 से ही जो है इलेक्शन का सिस्टम जो है वो शुरुआत हुआ। सिर्फ यही नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है जो इंडियन मेंबर्स थे, भारतीय सदस्य थे, उनको जो एनुअली बजट, अब स्वाभाविक है इलेक्शन होगा तो बजट तो पास होगा ना, तो जो बजट पास होता था उस पर डिस्कशन और क्वेश्चंस पूछने का अधिकार भी इसी एक्ट के तहत प्राप्त हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले कौन थे? जो पहला वाला रहता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो दूसरा वाला रहता है मिंटो वो वाइसरॉय थे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन का तो बात ही नहीं है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो हायर पोस्ट था ना, उसके नीचे ही वाइसरॉय आएगा, है कि नहीं? तो पहला नाम किसका रहेगा? जो जिसका पोस्ट बड़ा है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले और उसके नीचे जो काम कर रहे थे लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय। क्लियर? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का प्रोविजन इसी एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, मतलब मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम प्रतिनिधि को चुन सकेंगे। अब इसमें जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है कुछ बढ़ोतरी की गई। ठीक है, मतलब उसको एक्सपेंशन किया गया, उसमें कुछ और मेंबर्स जोड़े गए और तो और मेंबर्स को ये भी सहूलियत मिली, छूट मिली, या अधिकार मिला कि वो जो है बजट के क्वेश्चंस के अलावा भी एक जनरल मुद्दों पर क्वेश्चंस जो है, जनरल विषयों पर जो भी वो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, ठीक है, उन विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो आम भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज में, कि आज के समय में कैसे संसद में लोग प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, हर तरह के विषयों पे, तो उसी तरह से दूसरे विषयों, सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को मिल गया विधानमंडल में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन होंगे मॉन्टेग्यू? वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, फर्स्ट नाम कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दूसरा नाम चेम्सफोर्ड, तो उनके अंतर्गत काम करने वाले वाइसरॉय। ठीक है, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, बिहार पॉलिटी में, कि किस तरह से इसी एक्ट के तहत जो है बाइकैमरलिज्म की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस था इस एक्ट में?
पहला था कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो, ठीक है, वही बाइकैमरलिज्म को हिंदी में कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। दैट मीन्स कि एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो और दूसरा काउंसिल ऑफ असेंबली हो। आज क्या है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है ना, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को, और उसको राज्यसभा को कहते हैं ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो उसी तरह का प्रावधान कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी था कि एक उच्च सदन होगा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहेंगे और दूसरा निम्न सदन होगा दैट इज काउंसिल ऑफ असेंबलीज कहेंगे। और प्रांतों में ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई दैट इज द्वैध शासन, ठीक है, जिसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स रहेंगे, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स जिसको हिंदी में आरक्षित विषय कहते हैं, जिसमें वायसरॉय अपने कार्यकारी परिषद की सहायता से काम करे, ठीक है। और इसमें जो है वायसरॉय जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स था जैसे कि पैसे और रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स, इन सभी मैटर्स को वायसरॉय खुद डील करता था और इसके लिए वो किसी के प्रति उत्तरदायी यानी जवाबदेही नहीं रखता था, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ कंट्रोल उनके खुद के हाथ में था, इनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था। जबकि ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स जो थे इसको, ठीक है, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे वो इन सब्जेक्ट से डील करते थे और इसमें जो लोकल छोटे मोटे सब्जेक्ट्स आते थे जैसे कि शिक्षा हो गया, हेल्थ से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, ठीक है, तो इन सबको इन्हीं हस्तांतरित सब्जेक्ट्स में रखा गया था जिनको दैट मीन्स जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उनको जवाब देना पड़ता था, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही जो है डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन का जो ट्रेंड था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही शुरू हुआ। हालांकि इलेक्शन का सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 से शुरू हो गया था, लेकिन वो सिस्टम जो था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का था। क्लियर है? और तो और अब इस एक्ट में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को भी दिया गया। मतलब इस एक्ट के तहत जो है अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो सिख के लिए भी प्रावधान किया गया कि मतलब सिख संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने सिख प्रतिनिधि को अलग से चुन सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसे तो होगा कि सभी अलग कास्ट सभी अलग क्लास जो है अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने लगे, तब तो हिंदुइज्म का, ठीक है, लाखों करोड़ों डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कि सही नहीं था। तो इसको हालांकि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस प्रावधान को नहीं माना गया, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था की गई, ठीक है। दैट इज आज की डेट में इंडिया क्या है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन ही तो है कि नहीं, भारतीय संघ है, ठीक है ना। पता है ना, इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, है कि नहीं। मतलब ये फेडरल इन कैरेक्टर है, मतलब क्या 28 राज्यों का एक संघ है पूरा। ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह कि यहाँ पे जो है कोई भी राज्य जब चाहे जब मन हो अलग हो सकता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे इंडिया जो है बेसिकली एक यूनियन है, 28 अलग अलग राज्य हैं लेकिन है एक ही देश के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही दिया गया। हमारे संविधान में ज्यादातर जो प्रोविजंस है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से ही प्रोविजंस लिए गए हैं मैक्सिमम हमारे संविधान के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इस एक्ट ने और क्या क्या प्रोविजंस दिए। प्रांतों में जो द्वैध शासन था यानी प्रोविंसेस में जो ड्यूअल गवर्नमेंट था वो झंझट खत्म किया कि अब जो है प्रोविंसेस में कोई इस तरह का द्वैध शासन नहीं होगा, कोई इस तरह का दो अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता, ठीक है, प्रदान कर दी गई। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये चीज है कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में शुरू करा गया, ठीक है। शुरू क्या किया गया, मतलब उसी को कंटिन्यू किया गया, क्योंकि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी जो प्रोविजंस था वो भी तो केंद्र में
बाइकैमरलिज्म का प्रोविजन था ही, है कि नहीं, उच्च सदन और निम्न सदन का। तो बस उसी को कंटिन्यू रखा गया, जो कि आज के डेट में भी कंटिन्यूड है। लेकिन वही अगर हम स्टेट की बात करें तो अपने बिहार में ही देख लो, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दो अलग अलग विषय हैं, रिजर्व सब्जेक्ट से ट्रांसफर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है ना। हाँ, अब क्या है, आज के डेट में एक सेंटर लिस्ट अलग होते हैं, स्टेट लिस्ट अलग होते हैं, और कुछ विषय जो कि कॉमन होता है सेंटर और स्टेट का कंकरेंट लिस्ट वो होते हैं, है कि नहीं। लेकिन द्वैध शासन जैसी ऐसी कोई व्यवस्था आज के डेट में नहीं है। तो ये खत्म करने वाला एक्ट था 1935 का एक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 तरह के जो लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। संविधान बनने के समय सेंटर लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे? 97। स्टेट में, ठीक है, तो ओरिजिनली सेंटर लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स था, आज के डेट में 100 है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, आज के डेट में कितना? 59 है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, आज के डेट में 52 है। क्लियर है, ये सभी 7th शेड्यूल में मौजूद हैं। इसी एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आज के डेट में न्यू दिल्ली में है, ठीक है, वो उसका प्रोविजन किया गया। ठीक है, उसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी भी स्थापना इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया। ठीक है, कब किया गया, कमेंट में लिखो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि हर्डल्स तो बहुत है, ठीक है, लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी कैसे, है कि नहीं। विदाउट इंजन नो व्हीकल कैन मूव, ठीक है ना। बिना इंजन का क्या कोई गाड़ी चल सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो मतलब ब्रेक तो है, लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से इस पे कमेंट करा था, इस एक्ट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन किस संदर्भ में कही थी, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्नमेंट के ऑर्डर से बिहार और उड़ीसा दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस के रूप में अलग हो गए। ठीक है, ये कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में बट गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, तब बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल भारतीय संसद के द्वारा पहली बार पास हुआ नवंबर 2000 में। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान ही यह डिमांड आने लगी कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। तभी जो है बिहार में से कटकर झारखंड एक अलग राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 को। क्लियर। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार का टोटल कितना 3 बार डिवीजन हुआ। एक बार ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा का बंगाल से अलग होना 22 मार्च 1912, फिर ज्वाइंटेड बिहार झारखंड का उड़ीसा से अलग होना 1 अप्रैल 1936 को, फिर फाइनली बिहार और झारखंड का अलग होना 15 नवंबर 2000 को। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं गवर्नेंस सिस्टम इन बिहार। ठीक है, अगर हम स्टेट गवर्नेंस की बात करें, राज्य की प्रशासन की बात करें, तो ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। गवर्नेंस सिस्टम की बात करें तो चाहे गवर्नेंस केंद्र का हो चाहे राज्य का, ठीक है, दोनों स्तर पर गवर्नेंस जो है वो पैरेलल ही लगभग चलता है। ठीक है, सेंटर का देखें तो सेंटर गवर्नेंस सिस्टम में 3 लेवल्स होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल जुडिशरी। ठीक है, उसी तरह स्टेट के लेवल पर भी जो है राज्य में भी स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट जुडिशरी होते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका, ठीक है, माफ कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका जो कानून बनाता है, ठीक है, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है, जो कानून बनाया वो हो गया लेजिस्लेचर यानी विधायिका,
जो उस कानून का एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको एक्शन में लाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, वो हो गया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। और अगर इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हुआ या कानून को इम्प्लीमेंट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आई, डिफिकल्टीज आई, तो उसका उन मामलों को सुलझाने के लिए है हमारा न्यायपालिका, जुडिशियरी। क्लियर हो गया। सेंटर की हम बात करें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। केंद्र स्तर पर एग्जीक्यूटिव के 3 अंग होते हैं। पहले नंबर पे होता है प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे होता है प्राइम मिनिस्टर, और तीसरे नंबर पे उसको सहयोग करने वाले उसके सहयोगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। बिल्कुल उसी तर्ज पे स्टेट में भी 3 स्तर होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। पहला होता है गवर्नर, जो कि बिल्कुल पैरेलल होता है प्रेसिडेंट के, मतलब जो काम प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे ऑल इंडिया कंट्री के लिए करता है, वही काम गवर्नर अपने राज्य के लिए करता है, ठीक है। और इस गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, ठीक है। मतलब गवर्नर और कोई नहीं बल्कि केंद्र का ही आदमी रहता है, ठीक है। या यूं कहें तो केंद्र का एक प्रतिनिधि रहता है राज्य में, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री, जो कि अभी हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार हैं, ठीक है, अपने बिहार के। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों में, उसी तरह से पूरे इंडिया लेवल पर केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो कि पूरे देश को संभाले हुए रहते हैं, जो कि अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और दोनों ही स्तर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। सेंटर पे प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए, और यहाँ पे स्टेट में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए, ठीक है। अगर हम गवर्नर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से बिहार पॉलिटी में हम लोग को गवर्नर यानी स्टेट पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम लोग पैरेलली इंडियन पॉलिटी का भी टॉपिक यानी प्रेसिडेंट भी पैरेलली करते चलेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं, गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, या कहें तो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है एक स्टेट का, ठीक है। मतलब वो संवैधानिक एक हेड हो गया, मुखिया हो गया, ठीक है, पूरे राज्य का, ठीक है। जबकि केंद्र स्तर पर यही चीज प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ अ कंट्री, ठीक है। गवर्नर जो है वो हेड ऑफ ए स्टेट होता है अंडर आर्टिकल 153, ठीक है, 153 आर्टिकल के अंतर्गत वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1953 के तहत एक गवर्नर, एक ही आदमी जो है वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा जनरली कभी कभार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। जब अभी त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं श्री इंद्रसेन रेड्डी, इनको मिजोरम के गवर्नर के छुट्टी पर जाने के कारण एडिशनल चार्ज दिया गया है मिजोरम का भी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब प्रशासनिक बनावट बिहार का। ये हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो फैक्ट फाइल्स में भी पढ़ा था। कितने डिविजन्स हैं बिहार में? टोटल 9, 38 जिले हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से आप लोगों को पता होगा कि भारत में टोटल कितने जिले हैं, तो 640, ठीक है। बिहार की सब डिविजन्स की बात करें तो 101 सब डिविजन्स हैं यहाँ। ब्लॉक 534 हैं। और इंडिया लेवल पर बात करें तो कितने टोटल ब्लॉक्स हैं, तो 5924 यानी अप्रॉक्स 6000, ठीक है। ग्राम पंचायत कितने हैं बिहार में? 8474, ठीक है, यानी करीब 8500। क्लियर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अभी 15वीं राष्ट्रपति कौन है भारत की? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कब बनी थी वो राष्ट्रपति? 26 जुलाई 2022 को। क्लियर। अच्छा, राष्ट्रपति को कौन अपॉइंट करता है?
कोई नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू इलेक्टोरल कोलाज, ठीक है। और इस इलेक्टोरल कोलाज में जो भी चुने हुए मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहां पर यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी आ गए। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर क्या होता है कि एमएलए के वोट का भी वैल्यू होता है और एमपी के वोट का भी वैल्यू होता है, ठीक है। एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होता है? ये एक फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है। मतलब जैसे अगर बिहार का निकालना हो तो बिहार स्टेट का पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या डिवाइडेड बाय यहाँ का जो विधानसभा है उसमें टोटल नंबर ऑफ चुने हुए मेंबर्स डिवाइडेड बाय कितना होगा? 243, ठीक है। 243 गुने 1/1000 जो आएगा वो हो जाएगा एमएलए के, ठीक है, एमएलए के वोट का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह एमपी के वोट का भी वैल्यू होता है। ये कैसे निकालते हैं? तो जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सभी एमएलए के वोट्स के वैल्यू को जोड़ दो, टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के हो जाएंगे 543, 543 इलेक्टेड मेंबर्स, और राज्यसभा के हो जाएंगे 233। टोटल राज्यसभा के कितने होते हैं? 250, ठीक है, जिसमें से 12 जो है 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो 250 में से 12 घटाओ, कितना आएगा? 233, ठीक है। तो 233 प्लस इधर 543 दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 776। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 776, ठीक है, 776। तो ये इतना कैलकुलेट करने पे जो आएगा वो हो जाएगा एमपी के वोट का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पूरे देश भर में एमपी के वोट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन एमएलए का वैल्यू का वोट जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का पॉपुलेशन चेंज होता है ना, इसीलिए। और यहाँ पे देख रहे हो कि एमएलए का वोट का वैल्यू में जो है स्टेट पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो किसी राज्य का कम जनसंख्या हो सकता है, किसी राज्य का अधिक जनसंख्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्टोरल कोटा में टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2, ठीक है, +1। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो आएगा वो हो जाएगा इलेक्टोरल कोटा का वैल्यू। क्लियर? तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स आना जरूरी होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? और एक और बात याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, और उसका डिसीजन फाइनल होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग वापस से गवर्नर में कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, और तो और गवर्नर को हटा भी सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि गवर्नर का जो पूरा कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो तब तक ही होता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनी टाइम ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है? अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगा? तो पोस्ट ऑफ गवर्नर के लिए कोई भी इंसान एलिजिबल होगा। तो सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। यही सेम कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए भी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल से ऊपर का होना चाहिए उम्र में। उसके बाद एक और कंडीशन है कि मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट, ठीक है। गवर्नर को जो है कोई भी लाभ का पद होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, और किसी भी
यूनियन यानी संघ या किसी राज्य के लेजिस्लेचर विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहने पे वो गवर्नर के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए भी है। प्रेसिडेंट के लिए एक और कंडीशन है कि प्रेसिडेंट होने के लिए ही और शी मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में इलेक्ट होने के लिए उसके पास सभी जरूरत भर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लाभ का पद है, ठीक है, ये तो जो भी सरकारी नौकरी हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्या प्रेसिडेंट का पोस्ट या गवर्नर का पोस्ट ये लाभ का पद नहीं है? तो नहीं, कुछ ऐसे पोस्ट्स हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिनको कि लाभ का पद के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, ठीक है, गवर्नर का पोस्ट हो गया, फिर कोई मिनिस्टर हो गया यूनियन का चाहे स्टेट का। ठीक है, तो ये सब जो है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं काउंट होते हैं। और हाँ, अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम देता है तो उसके नाम को कम से कम 50 इलेक्टर्स प्रपोज करने चाहिए और कम से कम 50 इलेक्टर्स उसको सेकेंड करने चाहिए। ठीक है, तो 50 इलेक्टर्स प्रपोजल्स होने चाहिए, ठीक है, प्रपोज करने वाले, और 50 इलेक्टर्स उस प्रपोज किए हुए नाम को सेकेंड करे, मतलब सपोर्ट करे। ठीक है, और तो और 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करवाना पड़ता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। ये सिक्योरिटी मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाना पड़ता है, और अगर उस कैंडिडेट को टोटल वोट्स पोल्ड में से 1/6 वोट्स नहीं मिले तो उस कैंडिडेट का सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि फलाना कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, मतलब क्या, उसका सिक्योरिटी मनी जब्त हो गया। क्यों? क्योंकि उस कैंडिडेट ने जो है 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड भी उसे प्राप्त नहीं हो पाया। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 156 के अंतर्गत जो है गवर्नर का टोटल कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, किस डेट से? तो फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस। ठीक है, जब से वो अपना ऑफिस का कार्यभार संभालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 5 साल पूरा करने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट जब चाहे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, एनी टाइम उसको हटा सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नर चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकता है। किसको देगा? रिजाइन करके प्रेसिडेंट को। ठीक है, जिसने उसको अपॉइंट करा है वही उसका रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? अच्छा, इसको शपथ कौन दिलवाएगा? तो आर्टिकल 159 के तहत, 159 आर्टिकल के तहत जो है गवर्नर को शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर किसी कारणवश चीफ जस्टिस जो है वो छुट्टी पर है या किसी काम से बाहर गए हैं, ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट का वो गवर्नर को शपथ दिलवाएगा। क्लियर है? अच्छा, गवर्नर का जो सैलरी होता है और जो भी उसे फैसिलिटी और अलाउंसेस मिलते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो वो राज्य के कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही लिए जाते हैं। क्लियर है? आप लोगों को पता होगा कि 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिजेंसी फंड। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट चाहे तो बीच में रिजाइन कर सकता है, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और बीच में अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उस पर महाभियोग चलता है, दैट इज इम्पीचमेंट लगता है। ठीक है, आर्टिकल 56 का 1B और 61 के तहत, ठीक है, इम्पीचमेंट लगता है प्रेसिडेंट पर। जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ वो सिर्फ एक कंडीशन में लग सकता है, दैट मीन्स वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। ठीक है, अगर राष्ट्रपति किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी जाके उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और ये महाभियोग जो है वो कोई भी सदन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, लेकिन जो भी सदन ये चार्जेस लगाएगा उसके 1/4 सदस्य को इन चार्जेस पर साइन करना होगा। ठीक है, और तो और 14 दिन पहले ये नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को कि आपके अगेंस्ट महाभियोग चलाया जा रहा है। क्लियर?
उसके बाद एक सदन से, ठीक है, एक सदन के 2/3 के मेजॉरिटी से जब उन चार्जेस को पास किया जाता है दूसरे सदन में, तो दूसरा सदन भी उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है और सही पाए जाने पे अगर वो सदन भी अपने टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी से उन चार्जेस को पास कर देगा तो प्रेसिडेंट को जो है अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा, अपने ऑफिस से उनको हटा दिया जाएगा। क्लियर है? हालांकि अभी तक इतिहास में ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रहा है जिन पर महाभियोग सफल हुआ हो। ठीक है, हालांकि शुरुआत हुए हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन आज तक कोई भी राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू हटाया नहीं गया है। क्लियर है? अब ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब अर्ध न्यायिक इकाई है संसद में। अब यहाँ पर इम्पीचमेंट के संदर्भ में 2 बातें याद रखनी आवश्यक है। पहली बात कि जैसा कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ महाभियोग के दौरान, ठीक है, मतलब इम्पीचमेंट के दौरान जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दे डू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो महाभियोग के दौरान, इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बातें याद रखनी जरूरी है। ठीक है, आइए हम लोग वापस चलते हैं अपने गवर्नर वाले पोर्शन पे। अच्छा, एक बात बताओ, बिहार का गवर्नर कौन है? अभी आप लोगों को पता होगा, रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्लियर? और अभी हाल फिलहाल में नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन है नए चीफ जस्टिस? तो नए सीजे बने हैं कौन? संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। क्लियर? अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा ना और आप लोग टिक मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संजीव खन्ना जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, ही इज द 51th CJI। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? तो उन्होंने कब ओथ लिया था? तो उन्होंने 11 नवंबर 2024 को 91 नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ओथ लिया था। और इससे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो वो थे डॉक्टर चंद्रचूड़। क्लियर? अब देखते हैं गवर्नर के पावर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके पैरेलली हम लोग प्रेसिडेंट का भी देखते जाएंगे। ठीक है, हालांकि मोर देन 80% ऑफ द पावर्स आर सेम। ठीक है ना? तो गवर्नर की टोटल कितने? 8 पावर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा जुडिशियल पावर, चौथा ऑर्डिनेंस पास करने का पावर, पांचवा इमरजेंसी पावर, छठा डिस्क्रिशनरी पावर, सातवां फाइनेंशियली पावर और आठवां अदर पावर। ठीक है, पहला देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, यानी कार्यपालिका कि कौन कौन सी शक्तियां मौजूद होती हैं गवर्नर में। ठीक है, तो पहला है कि गवर्नर जो है अपना एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो या तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर उनके अंतर्गत काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू ये पावर्स वो एग्जीक्यूट करते हैं अंडर आर्टिकल 154। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना एक स्टेट में, एक राज्य में, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सभी गवर्नर के नाम में ही लिए जाते हैं। ठीक है, उनके नाम में ही सारे एक्शंस जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है गवर्नर जो है वो सीएम यानी मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर जो है दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। ठीक है, और ये सभी जो है अपना अपना पोस्ट और ऑफिस जो है वो गवर्नर के हिसाब से ही चलाता है। ठीक है, मतलब गवर्नर जब चाहे तो इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर के पास इनको अपॉइंट करने की पावर भी होती है और इनको रिमूव करने की भी पावर होती है।
तो जब तक गवर्नर चाहे तभी तक ये सभी मिनिस्टर्स अपने अपने पोस्ट और ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, और किसको किसको गवर्नर अपॉइंट करता है? तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री के कहने पे, और जो भी मिनिस्टर्स हो गए। उसके अलावा गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन हो गया, बीपीएससी के सदस्य हो गए, ये सभी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाला बात ये है कि बीपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता है गवर्नर। ठीक है, तो चाहे चेयरमैन हो, चाहे मेंबर्स हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीसीएस का, ठीक है, उसको गवर्नर हटा नहीं सकता है। कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। उसको हटाने का पावर जो है, ठीक है, तो उसको हटाने का पावर किसको है? प्रेसिडेंट को है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर के पास पावर होता है कि वो जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन जो है, ठीक है, ये जो पावर था गवर्नर का, उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया। ठीक है, इस प्रोविजन को। ठीक है, नेक्स्ट है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स को वो अपॉइंट कर सकता है। और ये कौन से मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे? तो जो मेंबर्स जो है वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे कि जो लोग लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में, सोशल सर्विस में, ठीक है, इन सभी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होंगे। तो ऐसे में विधान परिषद के 1/6 मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, फिर है कि गवर्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसी पावर को यूज करके जो है कभी कभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी दंगे फसाद होते हैं ना, तो वहां पे आप लोग न्यूज सुनते होंगे कि वहां के गवर्नर ने क्या किया, स्टेट इमरजेंसी लगा दिया है। ठीक है, मतलब वहां पर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दिया है। तो वो कैसे लगाया होगा प्रेसिडेंट ने? तो जब उस राज्य का गवर्नर प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन दिया होगा कि यहाँ पे काफी दंगे फसाद हो रहे हैं, आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की, स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल 356 के तहत ये पावर गवर्नर को है कि वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है गवर्नर जो होता है वो राज्य के यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, और वही वीसी जो वाइस चांसलर होता है उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, उसका वाइस चांसलर है। ठीक है, तो उसको किसने अपॉइंट करा होगा? तो बिहार के गवर्नर ने। क्लियर? कभी कभार क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग होती है गवर्नर के साथ। ठीक है, और आपस में डिस्कशन होता है कि क्यों कॉलेजेस के सेशन लेट चल रहे हैं, उनको ठीक किया जाए, रिजल्ट्स समय पे पब्लिश करा जाए। क्लियर? नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स। पहला है कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम में लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति जो है वो कानून बना सकता है कि किस तरीके से ऑर्डर्स या कोई भी एग्जीक्यूशन को किया जाए बेहतर तरीके से। तीसरा है कि वो कानून बना सकते हैं कि किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांजैक्शन किया जाए, और मिनिस्टर्स को उन सारे कामों को एलोकेट किया जाए। ठीक है, चौथा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, और साथ ही साथ दूसरे मिनिस्टर्स को भी। ये सभी मिनिस्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक ये सभी मिनिस्टर्स जो है अपने ऑफिस और पोस्ट को होल्ड किए रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है कैग दैट इज कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। सीईसी दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उनको भी राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। स्टेट्स के गवर्नर हो गए, उसके बाद फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स हो गए। ठीक है, इन सभी को राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? ये सभी जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति के विल, यानी वो जब तक चाहे तभी तक अपने पोस्ट और ऑफिस में वो रह सकते हैं। क्लियर है? वो जब चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं, ऐसा पावर है उनके पास। हालांकि वो ऐसा करते नहीं है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। वास्तविक जो एक्चुअल रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो होता वही है जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और प्रेसिडेंट के नाम का बस चलती रहता है। ठीक है, खैर, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल बात हुई, लेकिन एग्जामिनेशन में वही लिखना है जो किताब में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही प्राइम मिनिस्टर को ये निर्देश दे सकते हैं कि वो कोई भी मैटर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा किए बगैर फाइनलाइज ना करें। क्लियर है? उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं ताकि एससी, एसटी और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो और उनके उत्थान के लिए कुछ किया जा सके। प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सकते हैं जिससे कि सेंटर स्टेट यानी केंद्र और राज्यों के बीच और इंटर स्टेट दैट मीन्स राज्य और राज्य के बीच एक आपसी कॉपरेशन यानी सद्भावना बनी रहे। ठीक है, अच्छे रिलेशंस, गुड रिलेशंस मेंटेन्ड हो। नेक्स्ट, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स इनटू द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मतलब जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको राष्ट्रपति खुद डायरेक्टली गवर्न कर सकता है या वो किसी प्रतिनिधि को जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता है उनके प्रशासन के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी पुडुचेरी की गवर्नर थी ना डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है, तो वो क्या थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वहां की, जिनको अपॉइंट किया होगा किसने? तो राष्ट्रपति ने। क्लियर? अब राष्ट्रपति जो है वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया के रूप में घोषित कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा है तो उसको उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है उनके द्वारा। और सिर्फ यही नहीं, उनके प्रशासन को भी वो डायरेक्टली गवर्न कर सकते हैं, ऐसा पावर उनके पास है। ठीक है, अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो है उनके पास लेजिस्लेचर यानी विधायिका यानी कानून बनाने का पावर है आर्टिकल 168 के अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 175 के अंतर्गत जो है वो लेजिस्लेचर को मैसेजेस भेज सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब संबोधित कर सकते हैं। कब कब संबोधित करेंगे गवर्नर? तो राज्य का जो विधानमंडल रहता है। ठीक है, अच्छा, विधानमंडल समझते हो तुम लोग? किसको कहते हैं? विधानसभा प्लस विधान परिषद इक्वल्स टू
विधानमंडल। क्लियर है। हालांकि सभी राज्यों में विधान परिषद प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो आज के डेट में जो है 6 राज्यों में जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। दैट मीन्स बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उधर पश्चिम में कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है। अब देखो गवर्नर जो है वो विधानमंडल को कब कब संबोधित कर सकते हैं? तो 2 बार। पहला तो जब भी जनरल इलेक्शन होगा तो उसके बाद का जो पहला सेशन होगा उसको गवर्नर एड्रेस करेगा, और दूसरी बार प्रत्येक साल के जो पहला सेशन होगा, ठीक है, मतलब प्रत्येक न्यू ईयर का जो पहला सेशन होगा उसको भी संबोधित गवर्नर ही करेगा। ठीक है। ये है आर्टिकल 176 के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रावधान। ठीक है। अब गवर्नर जो है वो 6 महीने में हाउस को सम्मन कर सकता है, बुला सकता है। हमारा पार्लियामेंट जो है वो साल में 3 सेशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है। मिनिमम जो है वो कम से कम 2 सेशन होना ही चाहिए एक साल में। 3 कंडक्ट करवा ले तो बहुत ही अच्छा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। आप लोग देखते ही होंगे न्यूज़पेपर में कि एक कौन कौन सा ये 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। ठीक है। गवर्नर जो है वो प्रोरोग भी कर सकता है हाउसेस को, मतलब टाल सकता है, अवसान कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है विधान सभा को अंडर आर्टिकल 174। ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो या तो किसी भी हाउस के सत्र को टाल सकता है या स्थगित कर सकता है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 174। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है वो एक इंटीग्रल यानी अभिन्न अंग है, अभिन्न, ठीक है, अंग है पार्लियामेंट के, संसद के। ठीक है। अब इनके पास बहुत सारी विधायिका शक्तियां होती हैं। ठीक है। कोई भी बिल जो है ना वो कानून बन ही नहीं सकता है बिना प्रेसिडेंट के साइन के। क्लियर है। सबसे पहला देखते हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है कि वो समन कर सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, या डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। क्लियर है। यानी वो सत्र को बुला सकते हैं, टाल सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो होता है दोनों हाउसेस का, जहां लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठती हैं, उसको भी बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि उसको संबोधित यानी प्रिजाइड किया जाता है किसके द्वारा? तो स्पीकर के द्वारा। ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्लियर है ना। आप लोग को पता है लोकसभा को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर। और राज्यसभा को कौन प्रिजाइड करता है? चेयरमैन। ठीक है। स्पीकर के बाद आता है डिप्टी स्पीकर। उसी तरह राज्यसभा में चेयरमैन के बाद आता है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। और जो चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी बनते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उनको पोस्ट मिल जाता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का। ठीक है। कौन है वैसे अभी? स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़। क्लियर। बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं नंद किशोर यादव, अवधेश नारायण सिंह। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि अभी हम लोगों ने गवर्नर में देखा था कि गवर्नर अपने हाउस को विधानमंडल को किस तरह से एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह राष्ट्रपति भी जो है पार्लियामेंट यानी संसद को संबोधित करता है। कब? प्रत्येक जनरल इलेक्शन के पहला सेशन में पहला सेशन और न्यू ईयर के पहला सेशन को। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संसद में मैसेजेस भिजवा सकता है। अगर कोई बिल पेंडिंग रह गया हो पार्लियामेंट में,
उसके संदर्भ में। नेक्स्ट, अगर किसी कारणवश लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की सीट खाली है, ठीक है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जो है किसी भी मेंबर ऑफ द लोकसभा को अपॉइंट कर सकता है कि वो जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, प्रिसाइड करे, ठीक है, मतलब उसको हेड करे। उसी तरह अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद खाली है, तो खाली है किसी वजह से टेम्पोररी, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मेंबर ऑफ राज्यसभा को अपॉइंट कर सकता है कि वो जो है सदन की कार्यवाही को प्रिसाइड करे, ठीक है, हेड करे। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट होंगे अपने फील्ड में, जैसे कि लिटरेचर के फील्ड में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटी डिफेक्शन के मामले में किस पार्लियामेंट के सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, इन सभी क्वेश्चंस के मामले में राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमीशन के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ डिसीजन ले सकता है। अब कुछ ऐसे बिल हैं जिनमें राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी खर्चे के लिए पैसे निकालने की आवश्यकता है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी होता है। उसी तरह अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उस संदर्भ में भी राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन इम्पोर्टेंट है। फिर उसी तरह अगर कोई राज्यों की बाउंड्री में अल्ट्रेशन करना हो, ठीक है, उस केस में भी राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब ये देखो, अगर कोई बिल राष्ट्रपति को भेजा जाए आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो बिल को रेकमेंड कर दे, मतलब उस पे हामी भर दे, ठीक है, एसेंट अपना दे दे, रेकमेंडेशन दे दे, मतलब बिल को पास कर दे। दूसरा काम कर सकता है कि वो अपना विदहोल्ड कर दे, मतलब ना हाँ कहे ना कहे, है कि नहीं, मतलब बिल को वैसे के वैसे ही छोड़ दे, मतलब ना तो पास करे ना ही उसको रिजेक्ट करे, ठीक है, विदहोल्ड करके रख ले। तीसरा ऑप्शन है कि वो बिल को वापस रिटर्न कर दे, अगर वो मनी बिल ना है तो, है कि नहीं, क्योंकि मनी बिल के केस में राष्ट्रपति इज बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। मनी बिल के केस में राष्ट्रपति जो है उसको रिटर्न नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे बिल के केस में राष्ट्रपति संसद को वापस कर सकता है वो बिल, ताकि संसद जो है उसको फिर से रिकंसिडर करे। लेकिन अगर संसद ने रिकंसिडर कर लिया और उसमें कुछ अमेंडमेंट या मतलब बदलाव लाया या ना भी लाया, ठीक है, अमेंडमेंट किया या ना किया, उसके बावजूद अगर वो बिल वापस प्रेसिडेंट को भेजा जाए तो इस बार जो है प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही होता है, ठीक है, अपनी रजामंदी उस पर देनी ही होती है। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक और कंडीशन है कि अगर कोई बिल राज्य के विधानमंडल के द्वारा पास किया गया हो, ठीक है, और उसको गवर्नर के द्वारा रिजर्व रख लिया गया हो कि वो राष्ट्रपति के साथ सलाह मशवरा करेगा और राष्ट्रपति को भेजेगा उसको रिकंसिडरेशन के लिए, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पहला पॉइंट, उसके पास ऑप्शन है कि वो बिल को डायरेक्टली पास कर दे, यानी अपना एसेंट रजामंदी दे दे। दूसरा पॉइंट है कि वो भी बिल को रिजर्व करके रख ले, मतलब ना हाँ कहे ना कहे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि वो गवर्नर को निर्देश दे कि बिल को वापस राज्य के विधानमंडल भेज दिया जाए रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, अगर वो मनी बिल ना है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है देखने वाला कि प्रेसिडेंट
के पास अगर दोबारा से वो बिल गवर्नर के द्वारा भेजा जाएगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को इस बार साइन करना ही है। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या देखा पार्लियामेंट के केस में, है कि नहीं, कि पार्लियामेंट ने एक बार भेजा बिल साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट ने उसको वापस रिटर्न कर दिया, पार्लियामेंट ने उसको फिर से रिकंसिडर करा और फिर से इस बार भेजा बिल प्रेसिडेंट को। तो इस बार जो है सेकेंड टाइम में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को इस बार साइन करना ही होगा, लेकिन ऐसा स्टेट बिल के केस में नहीं है। अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कंसिडर करने के लिए भेजा तो प्रेसिडेंट ने उसको देखा और वापस किया स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, और फिर से अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा तो इस बार प्रेसिडेंट उस पर साइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो राज्य का बिल है, तो इसीलिए उसको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इसको साइन करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है अगर संसद सत्र में ना हो तो, लेकिन ये है कि उन सारे अध्यादेशों को संसद को पास करना होता है 6 हफ्तों के अंदर, जब से वो सेशन में आ जाए। ठीक है, और तो और राष्ट्रपति जो है कभी भी अपना अध्यादेश वापस ले सकता है। ठीक है, ये किसी तरह ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है कैग का रिपोर्ट हो गया, यूपीएससी का रिपोर्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट हो गया, इन सभी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है, और तो और शांति बनाने रखने के लिए और एक अच्छे प्रशासन के लिए वो यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में भी कानून बना सकता है। और पुडुचेरी के केस में राष्ट्रपति कानून बना सकता है, लेकिन तभी जब वहां का असेंबली स्थगित हो। ठीक है, सस्पेंडेड या डिसॉल्व हो। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियां ऑफ गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 161 के अंतर्गत एक स्टेट का जो गवर्नर है उसके पास पावर होता है कि वो जो है, ठीक है, पार्डन मतलब क्षमा कर सकता है, रेप्राइव, रेस्पाइट और रेमिट या कम्यूट कर सकता है। ठीक है, किसी भी पर्सन के पनिशमेंट को। ठीक है, एक एक का मतलब समझते हैं। पार्डन ग्रांट करना मतलब क्षमा करना। ठीक है, कोई भी पनिशमेंट मिला है किसी को तो गवर्नर जो है उसको उसके सजा को क्षमा कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जहां प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, वहीं गवर्नर के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि वो क्षमादान मृत्यु दंड के केस में दे सके। और तो और कोर्ट मार्शल से संबंधित जो है कोई भी क्षमादान की शक्ति गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, ये सभी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद रेप्राइव का मतलब होता है दंड विराम, मतलब ठीक है, मतलब अगर किसी को प्राण दंड मिला है तो उसको थोड़े समय के लिए गवर्नर रोक सकता है। नेक्स्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया, रेप्राइव दंड विराम। नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है मोहलत देना। ठीक है, किसी भी सजा को स्थगित करना, मोहलत देना, कुछ समय के लिए उसको विलंब करना। ठीक है, टाल देना। रेमिशन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, सजा को थोड़ा घटा देना, सजा में थोड़ा कमी करना। ठीक है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, भारी दंड के स्थान पर थोड़ा हल्का दंड देना। ठीक है, तो ये सभी तरह के न्यायिक शक्तियां होती हैं गवर्नर के पास, जो कि अपने गवर्नर जो है वो क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, उसे किसी तरह का थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के क्या क्या जुडिशियल पावर्स हैं, तो सबसे पहले तो वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। उसके बाद क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस यानी सलाह ले सकता है किसी भी कानूनन मैटर पे। हालांकि ये जो सलाह होगा वो बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट पे, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का सलाह मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। ठीक है, ये उनकी मर्जी है। नेक्स्ट है
कि वो जो है किसी तरह के पनिशमेंट को बिल्कुल गवर्नर की तरह ही पार्डन कर सकता है, मतलब क्षमा कर सकता है, डिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, या कम्यूट कर सकता है, ठीक है, द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। राष्ट्रपति के पास तो ये भी एक्सक्लूसिव पावर है कि वो मृत्यु दंड को भी क्षमादान दे सकता है। और तो और कोर्ट मार्शल के सभी केसेस में वो क्षमादान आराम से दे सकता है, और चाहे वो मृत्युदंड का सभी केसेस हो, कोर्ट मार्शल का कोई भी केसेस हो, ठीक है, और तो और यूनियन लॉ के सभी केसेस में वो क्या कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, ठीक है, इन सभी तरीकों से। देखो जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति था, उसी तरह से गवर्नर के पास भी आर्टिकल 213 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, जब विधान मंडल जो है वो सत्र में ना हो, ठीक है। और बिल्कुल संसद की तरह ही इस अध्यादेश को भी 6 हफ्ता के अंतर्गत जो है अप्रूवल लेना जरूरी होता है, नहीं तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। आर्टिकल 356 के अंतर्गत गवर्नर के पास पावर है कि वो जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करे, और प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी, दैट इज अभी हमने देखा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। आर्टिकल 163(1) के अंतर्गत गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी यानी डिस्टिंग्विशिंग पावर्स होते हैं, ठीक है, जहां पर वो किसी भी मिनिस्टर के हेल्प या एडवाइस के बिना काम कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला स्पेशल पावर है गवर्नर के पास कि वो जो है मुख्यमंत्री को चुन सकता है जब किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी ना हो किसी भी हाउस में, ठीक है। अगर तो किसी हाउस में किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी है, तब तो क्लियर कट है कि चीफ मिनिस्टर सीएम कौन बनेगा, उसी पार्टी का बनेगा, है कि नहीं, जो जीता है, जो मेजॉरिटी लिया है। लेकिन अगर बाय चांस जो है किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो है सीएम किसी को बना सकता है, ठीक है, जिसको वो चाहे, ठीक है। और दूसरा इसके पास पावर है कि ये सरकार को पूछ सकता है कि आप अपना मेजॉरिटी प्रूव कीजिए असेंबली में, ठीक है, विधानसभा में आपकी कितनी मेजॉरिटी है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, उसको प्रूव कीजिए। ऐसा गवर्नर सरकार को डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कर सकता है। गवर्नर के पास स्पेशल पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को भी डिसमिस कर सकता है। नेक्स्ट वो जो है विधान सभा को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। नेक्स्ट आर्टिकल 200 के तहत जो है वो कोई भी बिल को रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट वो फिर से वापस रिकंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो अंडर आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गवर्नर के प्रायर परमिशन से ही विधानमंडल में पेश होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रांट के लिए, ठीक है, पैसे निकालने के लिए जो है नो डिमांड जो है वो बिना गवर्नर के प्रायर परमिशन से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर कोई अचानक से कोई इमरजेंसी हो गया तो उसके खर्चे के लिए जो है मनी जो कंटिजेंसी फंड से निकाला जा सकता है, वो भी गवर्नर के परमिशन के बाद ही। उसके बाद आर्टिकल 207 के तहत जो है मनी बिल जो है वो केवल और केवल गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर। और तो और गवर्नर जो है वो प्रत्येक 5 साल पर फाइनेंस कमीशन को गठन करेंगे, जिससे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के आर्थिक पोजीशन को रिव्यू किया जा सके, समीक्षा किया जा सके, ठीक है। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी यानी
कुछ डिस्टिंग्विशिंग पावर की बात करें तो सबसे पहले तो इसके पास वीटो पावर होता है। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास किए जाते हैं उन सभी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का अपना एक वीटो पावर होता है। चार तरह के वीटो पावर यूज किए जाते हैं, ठीक है। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा है सस्पेंसिव वीटो, चौथा है पॉकेट वीटो। जिसमें से क्वालिफाइड वीटो जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही यूज कर सकता है, और बाकी तीन जो है एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो ये इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में जो है राष्ट्रपति जो है बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब खुद के पास रिजर्व रख सकते हैं। दूसरा जो है क्वालिफाइड वीटो जो कि यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। तीसरा है सस्पेंसिव वीटो जिसमें कि किसी भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से जो है लेजिस्लेचर के डिसीजन को ओवरराइड किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है पॉकेट वीटो जिसमें कि लेजिस्लेचर ने अगर बिल पास भी कर दिया है तो भी कोई एक्शन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, मतलब वो जो है उन्होंने पॉकेट में बिल को रख लिया है, ठीक है, मतलब वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले। क्लियर है। अब डिप्लोमेटिक पावर जो है वो भी एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर ही है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा एंजॉय किया जाता है, जिसमें कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटी होते हैं, ठीक है, संधियां होती हैं, वो सभी जो है राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये इन सभी को संसद के अप्रूवल की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी एम्बेसडर्स या हाई कमीशंस हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, वो चाहे भारत से किसी दूसरे देश भेजे जाएं या फिर किसी दूसरे देश से हमारे यहाँ आए, तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम जो है हमारे माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी विदेश दौरा पे गई थी और जाती ही रहती हैं। वो अभी हाल फिलहाल में ही जो है 3 अफ्रीकन नेशन के दौरे पे गई थी, ठीक है। कौन कौन से 3 थे वो? मालावी, मॉरिशियाना और अल्जीरिया, ठीक है। तो क्यों गई थी? ताकि इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा हो सके, कुछ एग्रीमेंट्स नेगोशिएशंस हो सके, है कि नहीं, इंडिया और उन सभी देशों के बीच में। नेक्स्ट होता है कि मिलिट्री पावर, ये भी एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। 3 फोर्सेज है ना, 3 डिफेंस फोर्सेज हैं इंडिया के। कौन कौन से? आर्मी, नेवी और मिलिट्री। क्लियर? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सॉरी, ठीक है। तो इन तीनों के चीफ को कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के द्वारा वॉर या पीस डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद जो है राष्ट्रपति कंडीशंस देखकर जो है सिचुएशन के अनुसार जो है वो युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और शांति भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ बिहार देखिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है 1912 से 1920 के बीच का कार्यकाल। तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे जब उस समय बिहार और उड़ीसा एक ज्वाइंटेड प्रोविंस था, बंगाल अलग हो चुका था। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा भी था कि सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, इनका कार्यकाल था 1912 के 1 अप्रैल से 1915 तक, ठीक है। वहीं अगर हम देखें 1920 से 1937 जब बिहार और उड़ीसा ज्वाइंटेड प्रोविंस था ही, तो उस समय पहला गवर्नर कौन थे? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ठीक है, जिनका कार्यकाल 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक का था, ठीक है। काफी छोटा कार्यकाल इनका रहा था। तो क्लियर हो गया या अब समझ गए कि 1912 से 1920 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, फिर 1920 से गवर्नर शुरू हो गए, ठीक है। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, पहले गवर्नर थे लॉर्ड एसपी सिन्हा, और अब 1937 से 1947 तक गवर्नर ऑफ बिहार हो गया, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा ये सभी गवर्नर्स थे बिहार और उड़ीसा, ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा के, क्लियर है। यानी ये जो लॉर्ड एसपी सिन्हा थे
वो फर्स्ट गवर्नर थे ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा के। क्लियर है ना? जब भी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार का चर्चा होता है तो हम लोग आंसर मार्क करते हैं सर एमजी हैलेट। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये बिहार सेपरेट बिहार प्रोविंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने पर ही सही आंसर मार्क करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या वो ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा का वो क्वेश्चन पूछ रहा है या सेपरेट बिहार के बारे में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि 1947 से अभी तक जो गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं, ठीक है, ये है आजादी के बाद के गवर्नर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है श्री जयराम दास दौलतराम का। ठीक है, जो कि 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो पहला अगर हम शुरुआत करें 1912 से, तो 1912 से 1920 तक में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते थे। ठीक है, जिसमें से पहला नाम है सर चार्ल्स बेली का। ठीक है, उस समय ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा प्रोविंस था। फिर आ गया 1920 से 1937 तक। ठीक है, 1937 तक अभी भी ज्वाइंटेड बिहार और उड़ीसा था। इसमें पहला गवर्नर थे कौन? सर एसपी सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर आ गए 1937 से 1947 तक, तो इसमें पहला नाम था एमजी हैलेट। और फिर 1947 से आज तक, यानी इंडिपेंडेंस के बाद तक, ठीक है, तो इसमें पहला नाम हो गया श्री जयराम दास दौलतराम। क्लियर? और अभी तक बिहार में करीब 9 बार प्रेसिडेंट रूल लगाए जा चुके हैं। क्लियर? तो ये रहा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।